कहानी की शुरुआत एक बच्चे की आवाज से होती है जो बताता है कि साल 2019 दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था, क्योंकि इसी साल बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं ने पृथ्वी पर काफी खतरनाक तबाही मचाई थी। एक तरफ जहां भूकंप ने जमीन को कांपने पर मजबूर कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ पानी का सैलाब शहरों को अपने साथ बहा ले गया। दुनिया के कई शहर पूरी तरह पानी में समा गए और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी ये पृथ्वी कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। कहीं पर हड्डियां जमा देने वाली सर्दी का कहर पड़ा तो कहीं पर आग उगलते सूरज की भयंकर गर्मी का लोगों ने सामना किया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लोगों का अब जीना ही मुश्किल हो गया था। लाखों की संख्या में इंसान, जानवर और सभी जीव जंतु अपनी जान गंवाने लगे, जिसका अंजाम ये हुआ कि पृथ्वी की आबादी अब बहुत ही तेजी से घट रही है। अब इस समस्या को देखते हुए दुनिया के सारे बड़े देश मिलकर आगे आते हैं, जिसमें से हमारा इंडिया भी एक था। दुनिया को बचाने के लिए अब करीब 27 देशों ने मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि इस प्रॉब्लम से जल्द दुनिया को बचाया जा सके। इसी नेक इरादे के साथ अब सभी देश अपने अपने एक्सपर्ट्स और होशियार साइंटिस्ट की एक टीम बनाते हैं और इस टीम का लीडर बनाया जाता है जैक को। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अब सभी लोग एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें आपसी सहमति से फैसला किया जाता है कि अब पृथ्वी के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट भेजी जाएगी। दरअसल ये सैटेलाइट हजारों सैटेलाइट का एक नेटवर्क था, जिसे अंतरिक्ष में इसलिए इंस्टॉल किया जाएगा ताकि ये पृथ्वी के हर एक मौसम को, पृथ्वी पर आने वाली हर एक प्राकृतिक आपदा को पहले से ही जानकर साइंटिस्ट को इन्फॉर्म कर सके। अब दोस्तों, यह इन्वेंशन किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस सैटेलाइट को नाम दिया जाता है डच बॉय, और ये सैटेलाइट न सिर्फ डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट कर सकती थी, बल्कि इसकी सबसे खास बात ये थी कि डिजास्टर्स को मॉनिटर करके उसे पूरी तरह खत्म कर सकती थी। यानी सैटेलाइट को सेट करने के बाद पृथ्वी पर जो प्राकृतिक आपदाओं की कतार लगी हुई है, भूकंप, सुनामी की लहरें जो लाखों लोगों की जान ले रही थीं, उन सभी को रोका जा सकता था। इन्हीं स्पेशलिटीज को एनालाइज करने के बाद सभी देश इस सैटेलाइट को स्पेस में सेट करने की अनुमति दे देते हैं। सैटेलाइट के अंतरिक्ष में पहुंचने के कुछ ही समय बाद चीन के शंघाई प्रोविंस में एक भयानक बवंडर दस्तक देता है, लेकिन ये बवंडर ना तो इंसानों को नुकसान पहुंचा पाता है और ना ही बिल्डिंग्स को हिला पाता है, क्योंकि हमारे एडवांस सैटेलाइट ने इसे शुरू होने से पहले ही रोक दिया था। ये डच बॉय वाकई में इंसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ। लाखों लोगों की जान बचने से सब लोग बहुत खुश थे और इसका सारा क्रेडिट दिया जाता है जैक को, क्योंकि उसी ने सैटेलाइट को एक्टिवेट मोड पर डालकर बवंडर को घातक रूप लेने से रोका था। एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस बात से खुश थी, तो वहीं अमेरिका की एक कमेटी जिसके कंट्रोल में ये सैटेलाइट थी, वो जैक की इस हरकत पर बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि जैक ने कमेटी की बिना इजाजत के ही सैटेलाइट को एक्टिवेट किया था। इसी सिलसिले में जैक को मीटिंग में बुलाया जाता है और मीटिंग के हेड्स जैक पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम सैटेलाइट्स के राइट्स हमें सौंप दो। दरअसल सैटेलाइट को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि जैक ही था। उसका पूरा सिस्टम जैक द्वारा ही बनाया गया था। जैक ने अच्छा काम तो किया है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट इस सैटेलाइट के राइट्स लेकर इन्हें बेचना चाहती थी ताकि उन्हें मोटा मुनाफा मिल सके, लेकिन जैक राइट्स देने से मना कर देता है और मीटिंग हेड्स के सामने बिना डरे खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। हालांकि जैक का भाई मैक्स भी इसी मीटिंग में मौजूद था। वो जैक को टेक्स्ट मैसेज करके शांत रहने के लिए भी कहता है, लेकिन जैक उसकी एक भी नहीं सुनता। वो मीटिंग हेड्स से कहता है कि मैंने डच बॉय सैटेलाइट को इसलिए एक्टिवेट किया ताकि आने वाले स्टोर्म सीरीज में लाखों लोगों की जान जाने से बच सके, लेकिन मीटिंग के हेड्स को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो उसकी किसी भी बात को सुनने और मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, जबकि जैक इनके सामने झुकने और राइट्स देने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं था। अब इसी बहसबाजी में गुस्सा होकर अमेरिकन गवर्नमेंट फैसला करती है कि वो डच बॉय का पूरा कंट्रोल अब अपने हाथ में रखेगी, और साथ ही जैक के बात ना मानने पर उसे भी डच बॉय के प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब ये बात बहुत गलत है, जिसने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया उसे ही प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। जैक बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। जैसे वो मीटिंग हॉल से बाहर आता है तो उसके सामने उसका भाई मैक्स आता है, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर काम करता है। जैक और मैक्स के बीच हो रही बातों से हमें पता लगता है कि जैक को प्रोजेक्ट से बाहर निकालने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद उसका ही भाई मैक्स है, क्योंकि वो अपने भाई जैक से काफी जेलस फील करता है। उसे ऊंची पोस्ट पर देखना मैक्स के लिए बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए मैक्स ने अमेरिकन गवर्नमेंट को जैक के खिलाफ भड़काया और एट द एंड जैक को प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया, और अब डच बॉय प्रोजेक्ट का सारा इंचार्ज मैक्स था। ये सब जानने के बाद अब जैक के पैरों तली जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो उसे मार भी नहीं सकता, क्योंकि वो उसका भाई जो था। समय बीतता है और ऐसे ही पूरे 3 साल गुजर जाते हैं।
लेकिन इस बीच ना तो कोई बवंडर आया और ना ही कोई सुनामी की लहर उठी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जिससे अब लोगों को भी लगने लगा कि उनकी जान महफूज है, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से अफगानिस्तान से यूएन की टीम को अपने स्कैनर्स पर कुछ अजीब सिग्नल्स मिलते हैं। ये 3 सालों में पहली बार है जब यूएन की टीम को ऐसे सिग्नल रिसीव हुए। उन सिग्नल की जांच पड़ताल करने के लिए यूएन की टीम अफगानिस्तान की रेत और मिट्टी से भरे गांव की तरफ निकल जाती है। जैसे ही ये टीम गांव के अंदर में एंटर करती है तो उन्हें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। पूरा गांव बर्फ में जम गया है। तापमान इतना नीचे गिर गया है कि लोग बुरी तरह बर्फ में जमकर मारे गए। रेगिस्तान में इस तरह से बर्फ का जमना बिल्कुल भी नॉर्मल घटना नहीं है, लेकिन ये हुआ कैसे इसका कोई भी पता नहीं लग रहा। इस पूरी घटना की वीडियो बनाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को भेज दी जाती है, जिसे देख अब सब लोग काफी हैरान थे। तपते रेगिस्तान को यूं बर्फ की चादर में ढका देख गवर्नमेंट को समझते देर नहीं लगती कि जरूर डच बॉय में कोई ना कोई खराबी आ गई है। अब क्योंकि डच बॉय की पूरी जिम्मेदारी अमेरिकन गवर्नमेंट के कंधों पर थी, इसलिए प्रेसिडेंट जल्दी से एक मीटिंग रखते हैं ताकि न्यूज चैनल के पास ये जानकारी पहुंचने से पहले वो इसे ठीक कर सके। मैक्स प्रेसिडेंट से कहता है कि इस डच बॉय में आई खराबी को चेक करने के लिए हमें किसी न किसी को स्पेस में भेजना होगा। ये सुन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेकोम मैक्स की बात काट देता है और कहता है कि इस प्रॉब्लम को जैक के अलावा कोई भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि सैटेलाइट की पूरी जानकारी सिर्फ जैक को ही है। हालांकि अमेरिकन सरकार ने उसे खुद ही निकाला था, इसलिए जैक को वापस से बुलाना उन्हें ठीक नहीं लगता। लेकिन अभी इस वक्त उन्हें जैक की सख्त जरूरत है। मैक्स उन्हें यकीन दिलाता है कि वो जैक को किसी भी तरह वापस लेकर आएगा। अब मैक्स जैक से मिलने जाता है और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि तुम टीम में वापस आ जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन जैक इसके लिए राजी नहीं था। ये देख मैक्स उसे अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए कहता है कि ये सैटेलाइट तुमने ही बनाया है। अगर वाकई में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है तो इसका सारा इल्जाम तुम पर ही लगाया जाएगा। मैक्स की बात सुन जैक भी अब सोच में पड़ जाता है और अपनी इमेज को खराब होने से बचाने के लिए उसे टीम में शामिल होना पड़ता है। दरअसल जैक ने जिस सैटेलाइट को क्रिएट किया था वो बहुत ही बड़ी सैटेलाइट थी। ये सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क था जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सैटेलाइट्स मौजूद थीं और ये सारी सैटेलाइट अलग अलग देशों के लिए काम करती हैं। जैक के वापस आने से पहले अमेरिकन गवर्नमेंट एक इंडियन इंजीनियर जिसका नाम हबीब था उसे सैटेलाइट की जांच करने के लिए भेज देती है। हबीब जल्दी जल्दी प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए सैटेलाइट का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देता है और इस पूरे डाटा को एक हार्ड ड्राइव में महफूज रख के एक सेफ जगह पर रख देता है। लेकिन जैसे ही वो सैटेलाइट के एक मॉड्यूल से गुजरता है, दरवाजे अपने आप बंद होना शुरू हो जाते हैं। गिलास से बने दरवाजे लाइन बाय लाइन खुलने लगते हैं और एनर्जी फोर्स ज्यादा होने की वजह से हबीब अंतरिक्ष से बाहर चला जाता है और उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। अब इस घटना को देख के ऐसा लगता है कि मानो ये कोई इत्तेफाक या कोई खराबी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। वहीं दूसरी तरफ हमें हांगकांग का नजारा दिखाया जाता है, जहां गर्मी इस कदर बढ़ गई थी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। इस बीच हम लोंग नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि फ्रिज से कुछ सामान निकालता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बिल्ली बार बार जबरदस्ती फ्रिज के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, जो कि थोड़ा अजीब है। और जैसे ही वो मार्केट से खरीदारी करने के बाद बाहर आता है तो उसके हाथ से अंडे जमीन पर गिर जाते हैं और भयंकर गर्मी के कारण ये अंडे तुरंत ऑमलेट में तब्दील होने लगते हैं। ये देख लोंग बिल्कुल हैरान है और तभी उसे धरती हिलती हुई महसूस होती है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता है कि इतने में जमीन से आग की बड़ी बड़ी लपटें ऊपर उठने लगती है। टेम्परेचर एकदम से 100 के पार हो जाता है और अब लॉन्ग जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग निकलता है और रास्ते में हम देखते हैं कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। धरती फट रही है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। लेकिन लॉन्ग जैसे ही कुछ किलोमीटर आगे जाता है तो अब टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, यानी कि शहर का एक हिस्सा भयंकर गर्म हो चुका है तो वहीं दूसरा हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जैक पर, जो कि अपनी बेटी से मिलता है और उसे वापस आने का वादा कर वो रॉकेट में सवार होकर डच बॉय को चेक करने के लिए रवाना हो जाता है। कुछ देर का सफर तय करने के बाद जब जैक स्पेस स्टेशन में पहुंचता है तो उसकी वहां पर मुलाकात होती है कमांडर से, जो कि डच बॉय में एक चीफ साइंटिस्ट थी। कमांडर जैक को अपनी टीम से मिलवाती है, जहां टीम को भी हांगकांग में हुए ब्लास्ट की खबर मिल गई थी। टीम का कहना था कि ये सब गैस पाइप के फटने की वजह से हुआ है, लेकिन जैक उनकी इस बात पर राजी नहीं होता। वो कहता है कि जो रीजन अफगानिस्तान में सर्दी पड़ने के पीछे छुपा हुआ था, उसी का हाथ अब हांगकांग की गर्मी के पीछे है। इस कशमकश के बीच हम पृथ्वी पर मैक्स को उसकी गर्लफ्रेंड सारा के साथ देखते हैं। ये प्रेसिडेंट की सीक्रेट सर्विस का हिस्सा भी थी। अभी ये दोनों कुछ हसीन लम्हे गुजार ही रहे थे कि तभी लोंग मैक्स को कॉल कर उसे इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि जो हादसा अभी हांगकांग में हुआ उसकी वजह गैस पाइप नहीं थे। लोंग का शक था कि इसके पीछे डच बॉय में आई खराबी है,
इसलिए उसने डच बॉय सिस्टम को चेक करने की जब कोशिश करी तो उसने देखा कि उसका अकाउंट ही ब्लॉक हो चुका है। अब ये सुन जब मैक्स खुद का सिस्टम चेक करता है तो उसके पास भी अब एक्सेस नहीं होता। लॉन्ग और मैक्स के बाद अब धीरे धीरे सभी अधिकारियों का एक्सेस डिनाई होने लगता है। ये देख लॉन्ग को लगने लगता है कि शायद सरकार का कोई आदमी सिस्टम डिफेक्ट को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। ये काफी खतरनाक चीज है जो कि आगे चलकर एक जियोस्टॉर्म को ट्रिगर कर सकती है, और अगर एक बार जियोस्टॉर्म आ गया तो फिर इंसानों का सर्वनाश निश्चित है। इस सीरियस प्रॉब्लम को देखते हुए मैक्स लॉन्ग को तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करूंगा। फोन कट करने के बाद सारा मैक्स के पास आती है और उसे बताती है कि गवर्नमेंट ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई है और इससे ब्रीफिंग का फैसला किया है, लेकिन इतनी जल्दीबाजी में क्यों? यही बात मैक्स को समझ नहीं आती। इधर हम लॉन्ग को देखते हैं जो अब भी ऑफिस में बैठा सिस्टम को लॉग इन करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अचानक से पूरे ऑफिस की लाइट गुल हो जाती है और कुछ लोग टॉर्च लेकर ऑफिस में दाखिल होते हैं। इन्हें देख लॉन्ग जल्दी से खुद एक सेफ प्लेस में छुप जाता है और खामोशी से अपना सारा डाटा चोरी होते हुए देखता है। यहीं पर हैकर्स के बीच हो रही बात से लॉन्ग को पता चलता है कि ये वही हैकर्स हैं जिन्होंने डच बॉय को अपने कंट्रोल में ले लिया है। दूसरी तरफ हम डेकम को देखते हैं जो जैक को इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि सैटेलाइट में कुछ तो गड़बड़ आ गई है, जिसके चलते हमारा एक इंजीनियर भी मारा गया है। इसलिए अब डेकॉम जैक को इस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी देता है। इसके साथ ही जैक को हांगकांग और अफगानिस्तान के बदलते मौसम की वजह भी जाननी थी। ऑर्डर मिलते ही जैक अपना काम शुरू कर देता है और पूरी टीम के साथ मिलकर डच बॉय में लगी अलग अलग देशों के सैटेलाइट की जांच करना शुरू कर देता है ताकि ये जान सके कि आखिर कौन सी सैटेलाइट में खराबी आई है। लेकिन उसे किसी भी सैटेलाइट में खराबी नजर नहीं आती, तो अब वो मेन सैटेलाइट को जांच करने का फैसला करता है। चेक करने पर खुलासा होता है कि डच बॉय सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है जिससे अफगानिस्तान में बेतहाशा सर्दी पड़े तो वहीं हांगकांग में भीषण गर्मी। लेकिन ये सब प्रोग्राम किसने सेट किया और इसके पीछे उसका क्या मकसद था, यही बात जैक के समझ में नहीं आ रही है। इधर हम पृथ्वी पर लॉन्ग को देखते हैं जो कि डाटा चोरी होने के बाद सीधा जैक के भाई मैक्स को फोन मिलाता है और इस सीक्रेट कॉलिंग में मैक्स से कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है जिसे मैं सिर्फ मिलकर ही बता पाऊंगा, इसलिए तुम मुझे अभी न्यूयॉर्क में मिलो। लॉन्ग की घबराहट को देख मैक्स भी लॉन्ग से मिलने सारा के साथ न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ ही देर में जैसे ये दोनों लॉन्ग के पास पहुंचते हैं तो तभी एक आदमी लॉन्ग को जोरदार धक्का मारकर कार के सामने फेंक देता है और इस एक्सीडेंट में अब लॉन्ग की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो जाती है। ये देख यहाँ पर मौजूद सब लोग दंग रह जाते हैं और मैक्स जल्दी से भागकर उसके पास जाता है, लेकिन लॉन्ग अब बचने की हालत में नहीं है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और मरते वक्त लॉन्ग मैक्स को हैकर का नाम बताने की भी कोशिश करता है, पर अफसोस की चंद सेकंड में ही उसकी मौत हो जाती है और हैकर का नाम एक राज बन के रह जाता है। इधर हम स्पेस में जैक को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ सैटेलाइट की प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगा हुआ है, लेकिन कोई भी सुराग उसके हाथ नहीं लगता। इसी बीच जैक को वो इंडियन इंजीनियर याद आता है जो कि जैक से पहले सैटेलाइट को ठीक करने के लिए गया था। उसे पता लगता है कि उस इंजीनियर ने सैटेलाइट के सारे डाटा को एक हार्ड ड्राइव में कॉपी किया था जो कि अब जैक के काम आ सकता है। इसलिए अब जैक उस हार्ड ड्राइव को पाने की जद्दोजहद में लग जाता है और आखिरकार वो हार्ड ड्राइव उसे मिल भी जाती है, जिसे तुरंत जैक एग्जामिन करने लगता है। और जैसे ही वो सिस्टम में उस हार्ड ड्राइव को डालता है तो एक बहुत ही बड़ा चौंका देने वाला खुलासा होता है और अब जैक पूरी तरह स्तब्ध है। दरअसल जैक को पता चलता है कि मैन डच बॉय सैटेलाइट में एक वायरस मौजूद है और ये वायरस किसी ने जानबूझकर इसके अंदर डाला हुआ है। सिर्फ यही नहीं, हैकर ने सभी के एक्सेस को भी प्रोग्राम से हटा दिया है ताकि किसी को भी कोई जानकारी ना मिल सके। ये वायरस इस तरह से डाला गया था जिससे सैटेलाइट को कमांड देकर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में तापमान को बढ़ाया और घटाया जा सके, जैसा कि तब अफगानिस्तान और हांगकांग में देखने को मिला था। ये सब जानने के बाद जैक का अब सारा शक अमेरिकन प्रेसिडेंट पर होता है। उसे लगता है कि प्रेसिडेंट ने ये सब इसलिए किया है ताकि दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाकर वो अपने देश अमेरिका को सबसे ज्यादा पावरफुल बना सके। अब इसी सिलसिले में जैक मैक्स से भी बात करता है और उसे भी डच बॉय में वायरस होने की इन्फॉर्मेशन देता है। वो प्रेसिडेंट के ऊपर शक जताते हुए कहता है कि ये सारा खेल प्रेसिडेंट की रची गई साजिश हो सकती है। प्रेसिडेंट सिर्फ उसे ही जिंदा रहने का मौका देगा जो उसके इशारों पर नाचेगा, इसलिए सिर्फ वही लोग जिंदा रहेंगे जो कि प्रेसिडेंट का हुक्म मानेंगे। अब जैक की ये बात सुन मैक्स को वैसे तो उस पर कोई यकीन नहीं होता कि प्रेसिडेंट ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सच्चाई का पता लगाने का फैसला करता है। डच बॉय में आई खराबी का कारण हैकर्स थे जिन्होंने डच बॉय में वायरस डालकर उसे हैक कर लिया। तो अब मैक्स भी सीधे अपने एक हैकर के पास पहुंचता है। वो डच बॉय के प्रोग्राम को चेक करने के बाद उसे बताती है कि वाकई में ये सैटेलाइट हैक हो गई है और जैक ने जो भी उसे वायरस के बारे में बताया वो सब बिल्कुल सही है। किसी ने डच बॉय को एक पावरफुल और डेंजरस वेपन में तब्दील कर दिया है
अब ये डच बॉय जियोस्ट्रोम को कंट्रोल करने वाले सैटेलाइट नहीं बल्कि देशों को तबाह करने वाला वेपन बन गया है। एक आविष्कार जिसे कभी इंसानों के लिए बनाया गया था वो अब इंसानों के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन गया है। हैकर की ये बात सुन मैक्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये समझते उसे देर नहीं लगती कि जरूर इस गड़बड़ी के पीछे किसी पॉलिटिकल पावर का हाथ छिपा हुआ है। इधर जैक को सैटेलाइट में एक नोटिफिकेशन मिलती है जिससे पता चलता है कि डच बॉय सैटेलाइट अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और इसके साथ जो छोटी छोटी मिसाइल्स हैं ये अब उन्हें भी कंट्रोल नहीं कर रही है, जिसका नतीजा ये होगा कि पृथ्वी पर तापमान अब बुरी तरह बदलने लगेगा जिससे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से पहले जैक इस पर लगाम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है तो अब वो फैसला करता है कि डच बॉय को वायरस से मुक्त करने के लिए वो डच बॉय को ही रिसेट कर देगा। लेकिन ऐसा करने के लिए इन्हें प्रेसिडेंट के एक्सेस की जरूरत थी, यानी कि प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक के बिना डच बॉय में कुछ भी चेंज करना नामुमकिन था। बायोमेट्रिक यानी कि प्रेसिडेंट के 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट और उनके RS स्कैन से ही डच बॉय को रिसेट कर सकते हैं। लेकिन इस समय प्रेसिडेंट का बायोमेट्रिक हासिल करना बहुत मुश्किल था क्योंकि प्रेसिडेंट अभी इंटरनेशनल मीटिंग के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं। प्रेसिडेंट के देश में न होने की वजह से जैक और मैक्स दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। जैक का शक अब पूरी तरह यकीन में बदल जाता है कि जरूर इस पूरी घटना के पीछे प्रेसिडेंट ही है। जैक के साथ साथ मैक्स भी इस बात को मान लेता है और वो जैक का साथ देते हुए प्रेसिडेंट की हर छोटी छोटी एक्टिविटी पर नजर रखना स्टार्ट कर देता है। इस बीच मैक्स सारा के पास जाकर उसे भी ये समझाने की कोशिश करता है कि प्रेसिडेंट इन सब में इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड सारा उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। इसके बाद मैक्स डेकम के पास जाता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये सब अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन डेकम को भी मैक्स की किसी भी बात का यकीन नहीं होता। अपनी बात को सही साबित करने के लिए मैक्स उसे कुछ जरूरी डाटा दिखाता है जिसे देख अब डेकम पूरी तरह हैरान है और बड़ी हैरानी के साथ पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे और कब पता चला। इन्हीं सवालों के बीच में डेकम अब प्रोजेक्ट का नाम भी रिवील कर देता है जिससे अब मैक्स समझ जाता है कि इस गड़बड़ी के पीछे यही पावरफुल लोग छिपे हुए हैं। इसलिए अचानक से डेकोम ने प्रोजेक्ट का नाम भी रिवील कर दिया। मैक्स के हाव भाव को देख डेकम को भी पता लग जाता है कि मैक्स उनकी सारी सच्चाई जान चुका है, इसलिए मैक्स अब उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसी बात को सोचकर डेकम मैक्स को अपनी बातों के जाल में फंसाकर एक जगह पर ले जाता है। हालांकि मैक्स भी समझ गया है कि उसकी जान अब खतरे में है। जैसे ही मैक्स रूम के अंदर एंटर करता है, डेकम जल्दी से गन निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर गोलियों का शिकार बनने से पहले मैक्स जल्दी से दरवाजा बंद कर अंदर छुप जाता है। डेकम उसे बाहर निकालने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन मैक्स तब तक कमरे से बाहर नहीं आता जब तक कि डेकम थक हार कर यहाँ से चला नहीं जाता। डेकम के जाने के थोड़ी देर बाद ही मैक्स जल्दी से सारे के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि सैटेलाइट में आई खराबी के पीछे और कोई नहीं बल्कि हमारे सीनियर अधिकारी डेकम का ही हाथ है, जो कि प्रेसिडेंट को भी मारना चाहता है। हालांकि शुरू में तो सबको यही लग रहा था कि सब प्रॉब्लम के पीछे प्रेसिडेंट है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरा खेल डेकम ने ही रचा था, जो कि प्रेसिडेंट को भी मारना चाहता है। हालांकि ये प्रेसिडेंट का काफी खास आदमी है, लेकिन ये उसे ही मारना चाहता है। उसका प्लान था प्रेसिडेंट को मारना। डेकम प्रेसिडेंट को मारकर खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता है, इसलिए मैक्स अब प्रेसिडेंट को बचाने का फैसला करता है। अब क्योंकि सारा प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी गार्ड थी, इसलिए वो मैक्स की हेल्प बड़ी आसानी से कर सकती थी। प्रेसिडेंट को बचाने के लिए सारा मैक्स की बात मानकर उस होल में आकर फायरिंग करने लगती है जहां पर प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे थे। गोलियों की आवाज सुन पूरे होल में भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर सारा जल्दी से प्रेसिडेंट को यहां से लेकर भाग निकलती है और मैक्स को भी ये प्रेसिडेंट की कार में बिठाकर उसे भी यहां से ले जाने लगती है। रास्ते में मैक्स प्रेसिडेंट को पूरी बात बताता है, जिसे सुन प्रेसिडेंट भी हैरान रह जाते हैं। प्रेसिडेंट को भागता देख डेकम अपने बंदों को उनकी कार के पीछे लगा देता है। इस बीच हम देखते हैं कि मौसम भी अब तेजी से रुख बदलने लग गया है। बहुत तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगती है, जो कि इस बात का संकेत है कि एक भयानक जियोस्ट्रोम दस्तक देने वाला है। लेकिन मैक्स और सारा प्रेसिडेंट को एक सेफ जगह पे लेके जाते हैं। इधर जैक एक डच बॉय की मेन सैटेलाइट में जाता है और जल्दी जल्दी यहाँ से लोगों को बाहर निकालने में लग जाता है, क्योंकि जैक ने सैटेलाइट के फंक्शंस को ऑटो जनरेट पे लगा दिया था, जिससे अगर जियोस्ट्रोम जैसी कोई भी भयानक आपदा आती है तो सैटेलाइट ऑटोमेटिकली ब्लास्ट होकर पृथ्वी को बचा लेगा। इस बीच मैक्स को ये भी पता चल जाता है कि वायरस स्पेस स्टेशन में रहने वाले एक लड़के ने ही सैटेलाइट सिस्टम में डाला था और इस काम के बदले डेकोम ने उसे मोटी रकम भी दी थी। इसलिए जैक के उस लड़के के साथ हाथापाई हो जाती है। इस फाइट की वजह से एक खास सिस्टम चकनाचूर हो जाता है
और गलती से एक दरवाजे का बटन दब जाता है। दरवाजे के खुलते ही एक एनर्जी फोर्स अंदर दाखिल होती है और उस लड़के को ठीक उसी तरह स्पेस में बाहर खींच के लेके जाती है जैसे कि पहले इंजीनियर गया था, और इस वजह से ये लड़का भी अंतरिक्ष की दुनिया में ही मारा गया। इधर हम पृथ्वी का नजारा देखते हैं जहां हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। सुनामी और भूकंप ने पृथ्वी को दहला कर रख दिया था और लोग बड़ी संख्या में अपनी जान गंवा रहे थे। जब ये बात स्पेस में मौजूद कमांडर और उसकी टीम को पता चलती है तो कमांडर जैक से कहती है कि यहाँ पर बैठकर पृथ्वी को बचाना अब नामुमकिन हो गया है। हम सबको पृथ्वी पर जाकर ही हालात का जायजा लेना होगा। लेकिन जैक अच्छी तरह से जानता है कि पृथ्वी पर जाकर वो मरने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो जैक पृथ्वी पर ना जाकर सैटेलाइट को ही ठीक करने का फैसला करता है ताकि वो पृथ्वी को बचा सके। जैक अपने बाकी साथियों को पृथ्वी पर जाकर हालात को काबू करने का ऑर्डर देता है और सब लोग जैक की बात मानकर जल्दी से पृथ्वी पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर हम पृथ्वी पर डेकों को देखते हैं जो प्रेसिडेंट को मारने के लिए उसके पास ही आ गया था, पर इससे पहले कि ये कुछ कर पाता, सारा जल्दी से आकर डेकम को ही पकड़ लेती है। सारा ने डेकम के सारे आदमियों को मार दिया होता है और अब वो उस पर भी गन पॉइंट कर देती है और फिर इसके सामने आता है प्रेसिडेंट, जो कि डेकम की इस पूरी साजिश से बहुत ज्यादा दुखी और नाराज था। डेकम प्रेसिडेंट का खास आदमी था। प्रेसिडेंट डेकम से पूछता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया। डेकम भी बिना डरे प्रेसिडेंट से कहता है कि मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हारी जगह ले सकूं, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकूं, क्योंकि तुम इस प्रेसिडेंट पद के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। अब डेकम के ये कड़वे शब्द सुन प्रेसिडेंट का और भी खून खोल जाता है और वो अपने लोगों को आर्डर देता है कि इसे अभी गिरफ्तार करके यहाँ से लेके जाओ। अब जल्दी से सारा और मैक्स प्रेसिडेंट को उस जगह पर लेके जाते हैं जहां पर डच बॉय का सारा सिस्टम मौजूद था, जिससे सैटेलाइट को रिस्टार्ट और रिसेट दोनों किया जा सकता था। जल्दी से प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचकर अपनी बायोमेट्रिक एक्सेस की मदद से सैटेलाइट को रिसेट कर देता है और इसके बाद यहां से चले जाता है। इस बीच खुलासा होता है कि जैक ने डच बॉय में ऐसी सुरक्षा प्रणाली डाली थी जिससे अगर वो कोई भी खतरा महसूस करे तो वो अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। अब ये सैटेलाइट मात्र 8 मिनट में ब्लास्ट होने वाली थी, जबकि हमारी पृथ्वी पर जियोस्ट्रोम आने में सिर्फ 4 मिनट ही बचे हुए हैं। अब पूरे डच बॉय में सिर्फ जैक और कमांडर ही बचे हुए थे। कमांडर भी जैक के साथ इसीलिए है क्योंकि वो उसे पसंद करने लग गई है। कुछ ही मिनट बाद धरती पर जियोस्ट्रोम दस्तक दे देता है और इसकी शुरुआत होती है भयानक सुनामी से। ऊंची ऊंची बिल्डिंग धराशायी होनी शुरू हो जाती है। मुंबई में विशाल बवंडर उठने लगते हैं, जबकि टोक्यो में बड़े बड़े औलों की बरसात होना शुरू हो जाती है। मास्को में एकदम से भयंकर गर्मी पड़ने लग गई है, तो वहीं दुबई, जो कि एक रेगिस्तान है, वहां पर भी पानी का सैलाब आ गया है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी अब टूट गई है, जबकि डच बॉय से अटैच कई सारी सैटेलाइट्स भी अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जैक अपने साथी के साथ इसके फटने से पहले यहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक कैप्सूल में बैठकर वो इससे बाहर निकलने में कामयाब रहता है। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो वैसे ही पूरा डच बॉय सैटेलाइट एक जोरदार धमाका करता है और पूरी सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाती है। धरती पर बैठे सब लोगों को लगता है कि जैक इस धमाके में मारा गया, लेकिन असल में तो जैक को कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि ये तो सुरक्षित धरती पर लैंड कर जाते हैं। अब डच बॉय जैसे ही ब्लास्ट होता है तो जियोस्टार्म एकदम से रुक जाता है। सैटेलाइट के ब्लास्ट होने के बाद धरती पर आई प्राकृतिक आपदाओं में तेजी से गिरावट आती है और माहौल फिर से शांत होने लगता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह सैटेलाइट में आई खराबी या कहें तो वायरस ही था। इसलिए सैटेलाइट के ब्लास्ट होने के बाद पृथ्वी एकदम सुरक्षित हो जाती है। पूरी दुनिया अब काफी खुश है और जैक को जिंदा देख उसका भाई मैक्स भी काफी खुश होता है। इसके बाद कहानी 6 महीने के बाद की दिखाई जाती है, जहां जैक को अपनी जॉब वापस से मिल गई है। नासा ने न सिर्फ दोबारा से डच बॉय को रिबिल्ड कर दिया है, बल्कि उन्होंने जैक को पहले की तरह डच बॉय के इंजीनियर्स का हेड भी बना दिया है। अब इस प्रोजेक्ट पे न सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल है, बल्कि इसे एक इंटरनेशनल कमेटी मैनेज कर रही है, क्योंकि अब सब देश साथ मिलकर ही धरती का भविष्य डिसाइड करते हैं। वहीं जैक और मैक्स के बीच भी अब सब कुछ ठीक हो गया है और पूरी पृथ्वी अब खुशहाल है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।